समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर जिले आज कक्षा 12वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ले लेते हैं वैद्युत। ठीक है, वैद्युत क्या है? द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, नया क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये आपका ए बी, फिर से बिंदु आवेश बना लेते हैं। ए पर प्लस की आवेश रखते हैं, बी पर क्या माइनस की आवेश रखते हैं। ठीक है, तो जब समान परिणाम के दो विजातीय आवेश, देखिए परिणाम समान है, ये क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश है, दोनों ही क्यू आवेश है, और क्या है विजातीय आवेश है। देखिए एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो जब समान परिणाम के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, माने कि इनकी दूरी क्या है 12 है और ये क्या है अल्प दूरी है। ठीक है, जब समान परिणाम के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए थ्योरी लिख लीजिए। जब समान परिणाम के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए लिख लेंगे आप। दूसरा, ये क्या है 12, ये अल्प दूरी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। प्रभावकारी, ठीक है, प्रभावकारी क्या है? लंबाई। तो प्रभावकारी लंबाई को कैसे परिभाषित करेंगे आप? दो आवेशों की, ठीक है, दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 12 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे क्या 12 से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से लिखेंगे आप, दो आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, इसे 12 से प्रदर्शित करते हैं। पहला था आपका वैद्युत द्विध्रुव। जब समान परिणाम के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा है आपका प्रभावकारी लंबाई। दो आवेशों के बीच की दूरी को, दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 12 से प्रदर्शित करते हैं। या तो लिख सकते हैं आप, दो आवेशों की बीच की अल्प दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 12 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए यहां तक 8 हो गया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? आघूर्ण। क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे ना आप। वैद्युत क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए ये होता है आपका P इक्वल Q इंटू होता है आपका 12। ठीक है, Q क्या है? आपका आवेश है। ठीक है, और पता है आपको 12 क्या है? अभी अभी लिखा है, प्रभावकारी क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश, ठीक है, क्यों है आपका किसी एक आवेश, किसी एक आवेश और प्रभावकारी लंबाई दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप, आवेश और प्रभावकारी लंबाई दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका SI मात्रक भी लिख दीजिए। इसका SI मात्रक, चलिए पहले इसे इसका थ्योरी लिख लीजिए आप। किसी एक आवेश और प्रभावकारी लंबाई दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए जल्दी से लिखेंगे ना।
चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। किसी एक आवेश और प्रभाव की लंबाई दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे फिर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका ऐसे मात्रक लिख लीजिए, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये होता है आपका कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र भी लिख लीजिए आप, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता है आपका M0LTA होता है। जब चैप्टर जाएंगे तो विमीय सूत्र कैसे आता है सब कुछ देखेंगे। अभी के लिए जल्दी सेव कर लेंगे आप लोग। चलिए जल्दी सेव करेंगे। चलिए हो गया होगा, इसे क्लियर कर लेते हैं। चलिए नए क्वेश्चन चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये इस बल युग्म को भी क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण। द्विध्रुव बल आघूर्ण एक समान क्या है आपका विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म या ये बोल सकते हैं आप बल आघूर्ण, या बोल सकते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन क्या? बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ये आपकी हेडिंग है। देखिए ये क्वेश्चन विभिन्न प्रकार से आ सकते हैं। जैसे बल युग्म के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तो एक हो गया, दूसरा बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तो एक हो गया, तीसरा देख सकते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तो तीसरा हो गया। सभी का एक ही अर्थ है, उसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इस इसको लिख लीजिए, फिर एक हेडिंग देके फिर क्लियर करते हैं। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं हेडिंग दे देता हूं बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। ठीक है, प्रत्यानयन लिख देते हैं, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन। ठीक है, बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का व्यंजक। चलिए तीनों ही वही है। ठीक है, इसके लिए क्या ले लेते हैं, माना कि ये प्रोसेस करना है आपको। ए बी क्या ले लेते हैं, माना कि ए बी, माना कि ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव इसलिए है क्योंकि ए के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, प्लस की वजह से, और बी के पास क्या है? माइनस की वजह से। ठीक है, चलिए यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, माने कि ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस की अवस्था रखा गया है, बी पर माइनस की अवस्था रखा गया है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है आपका? 12 है, जिसको हम लोग प्रभाव की लंबाई कहते हैं। ठीक है, माने कि ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस की अवस्था रखा गया है, बी पर माइनस की अवस्था रखा गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं ई है। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र क्या है? ई है, और बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र ई है, बनने वाला कोण थीटा है। ए पर कार्य करने वाला बल क्यू ई है, या आपका क्यू ई। ठीक है, और बी पर भी कार्य करने वाला बल क्या होता है आपका? क्यू ई होता है। क्यू ई ना, ए पर कार्य करने वाला बल क्यू ई है, बी पर भी कार्य करने वाला बल क्या है? क्यू ई है। ये दोनों बल क्या है?
देखिए डॉट 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 कर दीजिएगा, ये सी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए एक बार क्लियर कर देता हूं मैं थ्योरी आपका। माना कि ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे हो पता चल चुका होगा, क्योंकि ए पर प्लस की वजह से बी पर माइनस की वजह से। ठीक है, तो माना कि ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस की वजह से रखा गया है, बी पर माइनस की वजह से रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। और क्या है, इस पर बनने वाला कोण थीटा है और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। और लिखिएगा ए पर कार्य करने वाला बल क्यू होता है, बी पर भी कार्य करने वाला बल क्यू होता है। ये दोनों बल क्या हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। देखिए ये नीचे की ओर आएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब ये दोनों बल ई के समांतर आने का प्रयास करते हैं, ई के समांतर आने का प्रयास करते हैं कहने का मतलब है जब ये क्यू ई, ठीक है, ई की ओर आकर्षित होगा तो ये क्यू भी तो ई के आकर्षित होगा, ये भी तो ई का लाइन है ना। ये जो क्यू है ई की ओर आकर्षित होगा तो ये नीचे की ओर आएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा एक नए बल आघूर्ण का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। चलिए थ्योरी को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। माना कि ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस की वजह से रखा गया है, बी पर माइनस की वजह से रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। इस पर बनने वाला कोण थीटा है और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। ए पर कार्य करने वाला बल क्यू होता है, बी पर कार्य करने वाला बल क्यू होता है। ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब ये दोनों बल ई के समांतर आने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ये नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर। जब ये दोनों बल ई के समांतर आने का प्रयास करते हैं तो इसके द्वारा एक नए बल आघूर्ण का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ठीक है, इसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। चलिए तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। चलिए जल्दी सेव करेंगे आप, प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू होता है आपका एक बार फिर से थ्योरी क्लियर कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, माना कि ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस की वजह से रखा गया है, जल्दी सेट करेंगे ना आप लोग। माना कि ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस की वजह से रखा गया है, बी पर माइनस की वजह से रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। इस पर बनने वाला कोण क्या है, थीटा है और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ए पर कार्य करने वाला बल क्यू होता है, बी पर कार्य करने वाला बल भी क्यू होता है। ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब ये दोनों बल ई के समांतर आने का प्रयास करते हैं तो इसके द्वारा क्या एक नए बल आघूर्ण का निर्माण होता है जिसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए जल्दी से थ्योरी लिख लेंगे ना। चलिए टाउ बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन। देखिए टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। मतलब ये जो क्यू है ये नीचे की ओर आया है तो डॉट 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 करके ये सी का निर्माण हुआ है। फिर ये ऐसे घुमाए तो डॉट 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 करके सी बी है या बी सी बोल सकते हैं, निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए। ये आपका टाउ है और देखिए क्या है, बल है। तो देखिए दोनों पर कार्य करने वाला बल क्या है, क्यू है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। और गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन मतलब पहले ये जब घुमा है तो एसी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एसी, और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए जल्दी से ऐड करेंगे ना यहाँ तक। थ्योरी अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा ताकि थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए जल्दी से ऐड करेंगे ना। चलिए मेरे ख्याल से हो चुका होगा। इस चीज को क्लियर कर देता हूं मैं, स्ट्रक्चर की जरूरत है, रखे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण एक हो चुका। अब देखिए जब ये स्ट्रक्चर बनाया है तो इसमें तो एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ना। यहाँ पे क्या है, ए सी बी है। मतलब इस चीज को अगर क्लियर देखा जाए तो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, फिर आपको समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं, ए सी बी में, ए सी बी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, इसमें क्या है, बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, साइन थीटा लेते हैं।
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। अब इस चीज में फॉलो करते हैं लंब क्या है कर्ण क्या है, तो ऐसे में तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। ये इतने में तो क्लियर हो जाएगा आपका। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है आपका, देख लीजिए AC है फर्स्ट, तो ये आपका AC है, ठीक है। ये आपका B है, तो B को मैं यहाँ बना देता हूँ। क्लियर है सबका। तो आपका लंब कर्ण आधार, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लंब कर्ण और क्या हो जाएगा आधार। क्लियर है सबका। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका लंब क्या है AC है, तो यहाँ पे AC रख दीजिएगा। कर्ण क्या है AB है, तो यहाँ पे AB रख दीजिएगा। चलिए क्लियर है सबका। उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे छोटा सा बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था ना, ध्यान दीजिएगा। AC अपान AB है, तो AC का कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, रहने देते हैं। लेकिन क्या है AB है, तो AB का तो वैल्यू है ना। प्रभाव की लंबाई क्या है आपका 12 है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग 12। चलिए क्रिया गुणा कर दीजिए। तो AC बराबर ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। क्रिया गुणा करना आता है सबको, आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्लियर हो चुका सबका। अब क्या कर देते हैं, इस AC का मान जो कि यहाँ पे लिख दीजिएगा AC का मान, ठीक है, समीकरण 1 में, चलिए स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हम बैठ देते हैं। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए जल्दी से। समीकरण 1 क्या था आपका साइन थीटा, क्या था आपका समीकरण 1 ताऊ बराबर था QE इंटू था AC, राइट। चलिए ताऊ इज इक्वल हो जाएगा आपका QE और इंटू क्या है AC है, AC का मान क्या है 12 साइन थीटा, 2L और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये चीज क्लियर होना चाहिए सबका, ठीक है। बस AC का वैल्यू पुट अप किए हैं। चलिए ऊपर बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू QE, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ Q है। इस चीज को मैं एक लाइन क्लियर कर लेता हूँ, Q इंटू कर लेता हूँ 12, ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ और ये आपका क्या है E को अलग से क्रॉस करके E कर देते हैं और ये आपका साइन थीटा को मल्टी में लिखते हैं। ये चीज क्लियर है सबका, ठीक है। चूंकि यहाँ देखिए Q इंटू 12 है, तो यहाँ आप सूत्र लिख सकते हैं। चूंकि P बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर किसी एक आवेश और प्रभाव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने देखा। चलिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए। टाउ इक्वल हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका क्रॉस करके E और लास्ट है आपका साइन थीटा। चलिए तो टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा PE और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये क्या है प्रत्यनम बल आघूर्ण के लिए क्या है व्यंजक है। यही अभिष्ट क्या है व्यंजक है, लिख लीजिएगा यही अभिष्ट व्यंजक है। देखिए एक बार क्लियर कर देता हूं मैं। AC अपान AB, AC है, ठीक है। AB का मान स्ट्रक्चर के थ्रू पता है आपको 12 था, ये क्रिया गुणा हुआ और ये आपका 12 sin थीटा हो गया। अब क्या कर देते हैं इस AC का मान समीकरण 1 में पुट अप कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था टाउ इज इक्वल टू Q इनटू AC था, तो ये देखिए आपका Q है, AC का मान क्या है 12 sin थीटा है। अब क्या कर दिए हैं 12 और Q एक डिब्बे में रख दिए हैं ब्रैकेट डालकर और यहाँ पे E sin थीटा ये आपका बाहर कर दिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल Q इनटू 12 होता है, तो इस चीज का वैल्यू P होता है, तो यहाँ P रख सकते हैं। ये क्रॉस है इसको इनटू में रख दिए हैं, यही अभिष्ट व्यंजक है। चलिए जल्दी से ऐड कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, जल्दी से ऐड करेंगे ना। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा, ठीक है। इसका विशेष स्थिति देख लेते हैं। विशेष स्थितियां इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसकी विशेष स्थितियां देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी आ जाता है विशेष स्थितियां, ठीक है। यहां पे क्लियर कर देता हूं मैं विशेष स्थितियां, ठीक है। अगर बोलता है निम्नतम अधिकतम, वो भी बनेगा इसी चीज में। पहला लिख लेता हूं मैं निम्नतम, ठीक है। निम्नतम में क्या है थीटा इक्वल आपको 0 अंश रखना है, ठीक है। अधिकतम में थीटा इक्वल क्या रखना है आपको 90 रखना है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। निम्नतम में 0 आता है, अधिकतम में 90 आता है।
चलिए, तो टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा साइन 0, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होता है, पी साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ एक चीज का सूत्र लिख सकते हो, साइन 0 अंश बराबर क्या कर सकते हैं 0, ठीक है। ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी प्रकार आपका अधिकतम है, ठीक है, कितना रखना है आपको 90, तो ये हो जाएगा पी ई साइन, ये आपका 90 रख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका पी और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइड में लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, साइन 90 इज इक्वल होता है आपका 1, ये चीज क्लियर हो गया। तो टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका पी, देख लीजिए दोनों आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए जल्दी से ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक बंद करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आप जितने भी पढ़ाया गया है उसको घर में रिपीट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद।